स्टडी विथ रीटॉपर्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो है कंप्लीट फॉर्म आपको भरकर बताया था और उसका प्रीव्यू जो है वो बाकी रह गया था। वीडियो बहुत ही लंबा हुआ, लेकिन 23,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा उस वीडियो को देखा गया और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपके कमेंट जो देखने को मिले, हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था। सबसे पहले जो है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर वीडियो था, जो कि एक कंप्लीट वीडियो था। उस पर देखिए 3 दिन पहले जो है वो 52,000 व्यू आ चुके थे और अभी तक जो है वो 65,000 से अधिक व्यू उस पर आ चुके हैं। वो एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भरा है तो वो इस वीडियो को देखकर भर ले। अब उसके बाद देखिए स्क्रूटिनी फॉर्म का एक विस्तृत आवेदन पत्र वाला जो मैंने वीडियो डाला था परसों, उस वीडियो पर जो है वो 25,000 से प्लस जो है वो व्यू उस पर भी आ चुके हैं। साथियों, ये आपका विश्वास है। जिस तरह से आप हम पर विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा कर्तव्य बन जाता है कि हम आप तक जो है कोई भी गलत जानकारी जो है नहीं पहुंचाएं। इससे पहले कि हम प्रीव्यू पर बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं आपको जो कल खुशखबरी मिली है उस पर। तो देखिए आपकी जो सारी टेंशन है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर आपके माइंड में जो भी टेंशन थी वो सारी टेंशन आपकी जो है वो खत्म हो गई है और उपेंद्र यादव जी ने जो है वो यहाँ पर जानकारी देकर आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन थी वो खत्म कर दी। अब देखिए एडिट ऑप्शंस को लेकर हम बात करते हैं तो एडिट ऑप्शंस का चांस जो है वो बिल्कुल कम है। हरिप्रसाद जी से उपेंद्र यादव की बात हुई है और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर स्क्रूटिनी फॉर्म में किसी अभ्यर्थी से कोई गलती हुई है तो उस गलती को जो है यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे ही आपके सही होने चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर आपने फॉर्म इस प्रकार से भरा है तो आपकी कोई भी गलती वैसे भी नहीं है और जिन्होंने कोई गलती कर दी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुशखबरी मिल चुकी है। वैसे भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कई सारे कमेंट करके आपको बताया है कि आपको जो है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई गलती होती भी है तो शपथ पत्र लगा दो, समस्या कोई आने वाली नहीं है। स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर अब आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जो है वो फॉर्म भरा था और मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि मैं जो है प्रीव्यू आपके सामने लेकर आऊंगा, तो वो प्रीव्यू जो है पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपने इस तरह से भरा है तो आपकी कोई भी गलती नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रोल नंबर की, जो कि ऑलरेडी फिल आ रहे थे, आपको कोई भी फिल करने की आवश्यकता नहीं थी। आवेदन पत्र क्रमांक ये भी ऑलरेडी फिल थे। उसके बाद मेरिट क्रमांक, तो मेरिट क्रमांक जो है वहां पर पहले से जो है ब्लैंक आ रहा था और आपको कोई भी भरने का ऑप्शन वहां पर नहीं आ रहा था। विज्ञापन संख्या भी ऑलरेडी फिल आ रही थी। नेक्स्ट जो है आपका पद कोड और क्रम संख्या। पद कोड और क्रम संख्या को लेकर टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है स्टडी विथ रीटॉपर्स, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आपको इंडेक्स डाली गई है और भी अगर अदर टेलीग्राम चैनल से भी आपको जो है वो जानकारी मिल गई है तो आप इसी प्रकार से जो है वो पद कोड भरे। विभाग का नाम ऑलरेडी फिलअप आ रहा था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आवेदक का पूरा नाम देखिए हिंदी में, ये आपको फिल करने का ऑप्शन आ रहा था और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जो है वो भरना है। आवेदक का इंग्लिश में जो नाम है वो वहां पर ऑलरेडी फिल था और पिता का नाम जो है वो आपको हिंदी में भरना था। तो यहाँ पर देखिए कि माता, पिता और आवेदक तीनों के अंग्रेजी वाले तो ऑलरेडी फिलअप आ रहे थे, हिंदी वाले जो नाम थे वो आपको भरने पड़े। जैसे ये देखिए यहाँ पर हिंदी नाम है तो ये आपको भरना पड़ा था। इंग्लिश वाले जो नाम है ये ऑलरेडी वहां पर आ रहे थे। आवेदक की जन्म तिथि भी जो है वहां पर ऑलरेडी आ रही थी। अगर ऑलरेडी नहीं आ रही थी तो आपको जो है वो जन्म तिथि भर देनी है। अब विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो यहाँ पर आपकी आयु जो है वो ऑलरेडी काउंट होकर आ रही थी, तो यहाँ आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नागरिकता जो है वो आपकी भारतीय, ये ऑलरेडी आ रहा था आपके। और उसके अलावा देखिए आरक्षण वर्ग ओबीसी नॉन क्रीमिलियर थर्ड ग्रेड का आपने जो आवेदन किया था वहीं से आपका डाटा उठा लिया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए आप लागू नहीं है, जिसके लिए ईडब्ल्यूएस का लागू था उसके ऑलरेडी यहाँ पर आ गया था। देखिए निःशक्त श्रेणी लागू नहीं और उप निःशक्त श्रेणी लागू नहीं। अगर आप जो है निःशक्त श्रेणी से हैं और अगर आपने थर्ड ग्रेड फॉर्म में यस किया है तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शंस खुले होंगे और यहाँ पर आपको डिटेल शो हो रही होगी। ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी परिस्थिति में जो ये फॉर्म है ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी परिस्थिति में कुछ अलग हो सकता है और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमने अभी तक जो है 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को जो है वो रिप्लाई देने का प्रयास किया है। धर्म आपको भरने में पहले समस्या आ रही थी, लेकिन अब आपको जो है कोई समस्या नहीं आ रही। आप एसएसओ आईडी पर आराम से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो साइट की अपडेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। विवाहित की स्थिति में देखिए अगर आपने थर्ड ग्रेड फॉर्म में विवाहित भरा तो आपके विवाहित आएगा, अन्यथा आपके यहाँ पर अविवाहित आ रहा था। अब विवाहित होने की कंडीशन में आपको ये जो है वो एंट्री करनी थी। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी, तो टीएसपी क्षेत्र के निवासी हैं या नहीं, तो नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर दे। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद के हेतु चयन चाहते हैं। देखिए अगर आप टीएसपी से हैं और आप नॉन टीएसपी में जो है वो सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन,
तो उसके लिए आपको वहां पर ऑप्शंस था, अगर आपने वहां पर टिक किया होगा तो यहां पर भी आपको जो है वो हाँ या नहीं में दिखाई देगा। अब देखिए कुल संतान संख्या, कुल संतान जो है वो 1/6/2002 के अनुसार आपने जो फिल की है, अब उस संतान के बारे में यहाँ पर विवरण देना, तो उसका नाम और जन्म दिनांक जो है यहाँ पर आपको फिल करनी थी। पत्राचार के पते में देखिए आपको गांव का नाम, पोस्ट वगैरह जो है उसका नाम, आपको तहसील वगैरह आपको यहाँ पर भरनी थी। और देखिए राज्य जो है वो राजस्थान, जिला राजसमंद, शहर का जो नाम है वो इंग्लिश में यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद देखिए पिन कोड और मोबाइल नंबर आप अवश्य भरें। अब स्थायी पता जो है वो भी आपका ये, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में भरना है। तो हिंदी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में इनके गांव का नाम, और बाकी जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था वो आपको इंग्लिश में राजस्थान, राजसमंद, और यहाँ पर जो वापिस शहर या गांव का नाम आपको हिंदी में भर देना। पिन कोड जो है आपके ये, मोबाइल नंबर भी ये फिलअप हो गए। उसके बाद देखिए विशेष श्रेणी, देखिए कई सारे ऑप्शन जो है वो थर्ड ग्रेड फॉर्म में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनसीसी कैडेट वाला जो है वहां पर आपको देखने को नहीं मिला था, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आप हैं तो हाँ कर दें, अगर आप एनसीसी कैडेट नहीं है तो आप यहाँ पर ना कर सकते हैं। अब देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक की कंडीशन में भी यही होगा, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाटा है स्थायी कर्मचारी वाला वो थर्ड ग्रेड आवेदन से लिया गया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो नहीं फिलअप आ रहा है। अगर आपने हाँ भरा है तो यहाँ पर आपको हाँ दिखाई देगी, वहां पर फिल की थी वही डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए अब ये मूल निवास का जो पता है उसमें ऑलरेडी फिलअप आ रहा था, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा तहसील का ऑप्शन वहां पर नहीं खुला था। जन्म स्थान में देखिए राजस्थान, राजसमंद और तहसील जो है इनकी भीम, अन्य टिप्पणी में आपको खाली छोड़ देना, गांव का नाम लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब देखिए मैट्रिक यानी 10वीं, अब 10वीं की डिटेल जो है देखिए बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, और विषय जो है ऑल सब्जेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और वर्ष जो है 2013, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपके यहाँ पर फिलअप, रिजल्ट का टाइप आप जो है परसेंटेज है या ग्रेड वगैरह है, तो राजस्थान में जो है अपने आरबीएसई बोर्ड जो है वो परसेंटेज बेस पे है, और कुल अंक आपको यहाँ पर प्राप्तांक और प्रतिशत ग्रेड, देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत यहाँ पर फिलअप करने हैं। आप ऐसे जो अंक डालोगे तो प्रतिशत आपके ऑलरेडी फिलअप आ जाएंगे। कोर्स की अवधि में देखिए 10वीं जो है वो 12 माह, और जारी दिनांक यानी 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र दोनों पर जो है एक ही जारी दिनांक है, इसलिए आप कोई भी डाल सकते हो। अब देखिए हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इंटर, तो यहाँ पर भी आपको देखिए 12वीं की जो डिटेल है वो राजस्थान बोर्ड अजमेर से की है, तो वो आपको फिलअप करना है। ऐच्छिक विषय में देखिए आप नॉर्मली आर्ट्स भी लिख सकते हैं, और आप आर्ट्स में आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट थी, जैसे हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है, तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करोगे ऑल तो भी आपको कोई समस्या यहाँ पर होने वाली नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए वर्ष में देखिए 2016, या वापिस आपको रोल नंबर भरने हैं, रिजल्ट टाइप, ये देखिए ये डिटेल जो है आपकी वो आपको सामान्यतः पता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कोर्स की अवधि में, तो देखिए 10वीं 12 माह और 12वीं जो है वो भी आपकी 12 माह। उसके अलावा नेट सेट गेट को यहाँ पर जो है आपने पात्रता जो है वो रीड की वो यहाँ पर अपलोड की है, तो रीड के उसमें जो है आपको 12 माह जो है अवधि लिख देनी है। अगर आपने कुछ अलग लिखा है तो भी कोई समस्या यहाँ पर होने वाली नहीं है। अगर आपने रीड का प्रमाण पत्र जो है अपलोड नहीं भी किया है तो भी आपको कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली, लेकिन सभी के पास है तो यहाँ पर कर देना चाहिए था। देखिए सब्जेक्ट में जो है आप साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, ईवीएस वगैरह जो भी आपकी सब्जेक्ट थी, एसएसटी वगैरह, वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल जो है जनरल सब्जेक्ट या ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, विशेष समस्या यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सब्जेक्ट को लेकर कोई परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। फिर परसेंटेज में देखिए आप यहाँ पर जो है आपके रीट के पूर्णांक और प्राप्तांक जो लिखने पर ये परसेंटेज यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए स्नातक जो है, स्नातक की डिटेल और डीएलएड की डिटेल, तो ये बीएसटीसी की जो डिटेल है उसमें देखिए आप ऑल सब्जेक्ट कर दें, और आपके शिक्षा विभाग जो है पंजाब बीकानेर ने करवाया है तो वो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद सेकेंडरी की मार्कशीट पर आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का पूर्णांक जो है वो टोटल करके दोनों टोटल मार्क्स यहाँ पर मार्क्स जो है वो फिलअप कर दो, तो आपके यहाँ पर जो है परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने 2 साल की है और एनआईओएस डीएलएड की है तो यहाँ पर आपको 12 माह जो है वहां भरने हैं। अब पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रहा था कि 12 माह क्यों भरने, क्योंकि 12 माह इसलिए भरने थे रीट वाले में, क्योंकि देखिए एनसीटी की गाइडलाइन के दौरान हर वर्ष जो है पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं 12 माह की अवधि है। राज्य सरकार भले ही वह नहीं करवा रही है, लेकिन जो है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो है वो 12 माह है, तो आपको यहाँ पर 12 माह फिल कर देना है। और वैसे भी आपकी रीट पात्रता 2021 के बाद 2022 में जब हुई थी तो अनुमानित जो समय है वो लगभग 12 माह था। और अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है वो यहाँ पर आप फिलअप कर दें, टोटल 3rd ईयर की जो मार्कशीट है उससे आप यहाँ पर मार्क बढ़ दे। और बीए जो है वो आपके यहाँ पर 3 वर्ष के हिसाब से 36 माह यहाँ पर फिलअप कर दी गई। ये डिटेल आप और देख ले, इसमें जो भर रखी है वो कंप्लीट है।
फिर भी आपको कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र क्या है। तो आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, जैसे देखिए 19 जनवरी 2023 तक किसी अभ्यर्थी के बीएड चल रही थी। अगर आप बीएसटीसी के हैं अभ्यर्थी तो आपके बीएसटीसी जो है वो फाइनल ईयर में, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आप यहाँ पर जो है वो यस कर दें कि अंतिम वर्ष में आप जो है वो परीक्षा दे रहे थे, और अगर आपने पहले कंप्लीट कर ली तो आप यहाँ पर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटर्नशिप यदि लागू हो तो इंटर्नशिप का आपको पूरा फॉर्मेट था वो आपको खाली छोड़ना था, तो यहाँ पर देखिए पूरा ब्लैंक आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इंटर्नशिप यदि लागू हो तो नहीं, उस भर्ती के लिए कोई भी इंटर्नशिप लागू नहीं थी। रजिस्ट्रेशन विवरण में भी जो आपके मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, ये भी आपके नहीं होगा। और पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, देखिए कोई भी अनुभव की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं थी, इस वजह से आपके यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा NA मतलब नॉट अवेलेबल। अब उसके अलावा देखिए चयन करने के मापदंड में छूट हेतु प्रमाण, क्या आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबद्ध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए वो मैंने बताया था कि वो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का जो भरा था, उसके अलावा अगर किसी की एक्सटेंड है तो आप किस कैटेगरी से जो है वो छूट का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपने वहां पर टिक किया है तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। और देखिए अगर आपने फॉर्म अभी तक भरा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जो है एक वीडियो डाल रखा है, कंप्लीट 53 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो कहीं आपके कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, क्या आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक अगर आपने हासिल किया है तो आप हाँ कर दे, बाकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यदि आपने कोई ऐसा शोध किया है, आपकी कोई पुस्तक, तो देखिए ये भी आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, अगर है तो आप हाँ कर दे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखिए बहिष्कृत वाले मैटर में, क्या आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैकलिस्ट या विवर्जित किया गया है तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पर नहीं। और अगर किसी को किया हुआ है तो हाँ करके उसका विवरण आप अवश्य देख, कोई भी तथ्य जो है यहाँ पर आप छुपाए नहीं, क्योंकि यहाँ पर समस्या उसी को होगी जिसने किसी न किसी प्रकार से कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की है। जो विज्ञापन के अनुसार जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसमें भी अगर आपने कोई हार फेर की है तो आपको समस्या होगी, बाकी कोई आपके समस्या नहीं होगी। अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपने जो भर्ती के लिए तय है वो आपने ग्रहण कर रखी है तो उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, देखिए चेकलिस्ट में अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। तो देखिए सर्वथा अनुरूप यहाँ पर कोई आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए जो आपने टिक किए थे वही ऑप्शंस आपके यहाँ पर, अधिकतर अभ्यर्थियों ने जो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन से टिक किया था तो ये आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की। अगर आपने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की तो आपको वहां पर सेकंड वाला जो ऑप्शन टिक करना था, और अगर आपने पहले कर ली तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था? तो हाँ देखिए सम्मिलित हो चुका था। अगर योग्यता उत्तीर्ण नहीं की थी तो क्या उसके अंतिम वर्ष में सम्मिलित था? तो हाँ सम्मिलित था। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी? तो देखिए उत्तीर्ण आपने कर ली थी। अगर नहीं करी है तो आपने वहां पर नहीं किया होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर अलग जो है डिटेल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब केवल साक्षात्कार के अंक, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना, तो एनए आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए श्रेणी या वर्ग, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे भिन्न है, तो अगर आप उसी श्रेणी में तो यहाँ यस कर दे। देखिए आपको यस किस में करना है, नहीं किस में करना है, ये आपको जो है वो पहले वाले वीडियो में आपको देखना होगा, क्योंकि वो 53 मिनट जो है वो कंप्लीट वीडियो है। अब इस वीडियो में तो केवल वो है ऑप्शंस आपने जो वहां पर सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आपको प्रीव्यू होने वाले हैं। अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ? तो देखिए अगर आपने पहले बनवा लिए थे सर्टिफिकेट तो आप आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व हैं, और अगर आपने पहले नहीं बनवाए, पहले कभी आपके नहीं थे, बाद में ही बनवाए, तो आपको यहाँ पर नहीं करना था और यहाँ पर आपके पश्चात आएगा। लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थी जो है उनके यही जो मैं यहाँ पर चेकलिस्ट आपको देखने को मिल रही है वही आपको टिक देखने को मिलेगा। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का? तो मूल निवास सभी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी, तो देखिए अगर कोई टीएसपी एरिया का है
तो वहां पर उसने यस किया होगा उसके विशेष मूल निवास के हिसाब से। यहाँ पर जो है आपको हाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप टीएसपी से नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल देखने को मिलेगा। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है तो क्या उसने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? अगर वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो हाँ आ जाएगा, अन्यथा आपके यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ जाएगा। ये देखिए अदर स्टेट वालों के लिए है, आपके लिए यहाँ पर नहीं है। अब देखिए अनुभव को लेकर, तो अनुभव को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर टिक करने की आवश्यकता जो है वहां पर नहीं थी, क्योंकि इस भर्ती में जो अनुभव का कोई लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अब आयु, तो आयु आपको देखिए विज्ञप्ति में निर्धारित तो ऑलरेडी भी यहाँ पर आपके फिल देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखिए विज्ञप्ति में न्यूनतम और अधिकतम जो है आयु थी 18 से 40 वर्ष। अब किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा में अगर छूट ली, जैसे कोई अभ्यर्थी 43 वर्ष है उसकी आयु, और उसने अब वो एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है या किस कैटेगरी का है और किस कैटेगरी के तहत उसने लाभ लिया है, यहाँ पर देखिए अधिकतम आयु छूट का प्रावधान यहाँ पर दे रखे हैं और कौन से प्रावधान के तहत आपने छूट ली है। अगर आपने नहीं ली है छूट तो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, और अगर आपने छूट ली है तो आपको यहाँ पर हाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए अंतिम जो आपका था संलग्नक सूची, यहाँ पर आपको जारी क्रमांक लिखने थे, यहाँ पर आपको जारी दिनांक, संलग्नक संख्या देखिए आपको इस तरह से भरनी थी, संलग्नक संख्या आपको इस तरह से भरनी थी, सीरियल से 1 से लगाकर जहां तक आपने भरा है वहां तक। अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट भी था तो आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो ये आपको यहाँ पर 9 नंबर पर अन्य दिख के उसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखिए वो पीडीएफ जो आपने अपलोड की थी और डॉक्यूमेंट का जो भी नाम आपने सेव किया था वहां पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वीं की जो मार्कशीट थी उसमें प्रमाण पत्र के जारी क्रमांक और जारी दिनांक आपको लिखने थे, मार्कशीट के जारी क्रमांक आपको नहीं लिखने थे, प्रमाण पत्र यानी उपाधि या प्रमाण पत्र, डिग्री या सर्टिफिकेट के जो आपको है लिखने थे। उसके अलावा अगर किसी के पास नहीं थे, उसने मार्कशीट के हिसाब से बढ़ दिया है तो भी आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों पर जारी डेट जो है वो सेम होती है, जारी क्रमांक जो है वहां पर अलग अलग देखने को मिलेगा। यही कंडीशन जो है 12वीं की मार्कशीट में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए उपाधि बीए, तो बीए के बारे में आपने डिटेल भरी है, तो ये देखिए बीए के आपके जारी क्रमांक कौन से होंगे, डिग्री के ऊपर जो जारी क्रमांक लिख रखे वो, डिग्री के ऊपर आपके अगर जारी दिनांक नहीं है तो आप जो है वो 3rd ईयर की मार्कशीट के ऊपर जो जारी दिनांक है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। संलग्न संख्या ये देखिए आपको पहले बता ही दिया है कि पूरा सीरियल से भरना है। अब पीडीएफ जो आपको अपलोड करनी, तो ये यहाँ पर सभी जो पीडीएफ है वो स्वहस्ताक्षरित वाली है, स्वहस्ताक्षरित जो पीडीएफ है आपकी वो वाली है। और 10वीं वाले में देखिए 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी थी, 12वीं वाले में भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और बीए वाले में देखिए आपको तीनों ईयर की जो मार्कशीट है और प्रमाण पत्र, ये चारों चीज आपको यहाँ पर अपलोड करनी थी। अब कई सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि यहाँ पर कितने केबी का जो होगा, तो अधिकतम जो है वो आपके 500 केबी का जो है वो अधिकतम यहाँ पे पीडीएफ साइज हो सकती थी। अब चरित्र प्रमाण पत्र में किसी ने गजेटेड ऑफिसर वाले किए हैं तो कोई आपको समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपको विस्तृत दिशा निर्देश में बताऊंगा कि वहां पर जो लिखा हुआ है कि अंतिम संस्था का अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो है वो गजेटेड ऑफिसर वाले 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अब चरित्र प्रमाण पत्र जारी क्रमांक अगर हैं तो लिख दें, अगर किसी के नहीं दे हैं तो यहाँ पर आप 00 भर दें। जारी दिनांक, अब देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो होगा उस पर जारी दिनांक जो है वो अवश्य होगी, तो उस कंडीशन में आप भर दें। यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड कर देना था। अब मूल निवास के संबंध में, तो मूल निवास में देखिए कई सारे अभ्यर्थियों ने टोकन नंबर भरे और कई सारे अभ्यर्थियों के अपलोड करने में समस्या आ रही थी, तो वहां पर देखिए 2 ऑप्शन था, एक तो था अपलोड का, एक था फेच का। तो यहाँ पर देखिए आपको फेच करना था पहले, तो आपके अपलोड करने का ऑप्शन खुल रहा था। फेच करने पर यहाँ पर बता रहा था जैसे आप टोकन नंबर से भी अगर फेच कर रहे हैं, अगर आप सीरियल नंबर से भी फेच कर रहे हैं तो वहां पर आपको फेल्ड बता रहा था, वहां पर आपको फेल्ड बता रहा था। उसके बाद जो है अपलोड का ऑप्शन खुल रहा था, और जैसे आप अपलोड करोगे तो आपके आसानी से अपलोड हो जाएगी। ये आप अवश्य ट्राई करके देखें जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो मूल निवास में देखिए आपको सीरियल नंबर भरनी थी, और सीरियल नंबर के जस्ट नीचे जो है आपके डेट जो है जारी डेट वो भी वहां पर लिखी हुई थी। उसके अलावा नीचे ही नीचे जहां पर डिजिटल साइन करवा रखे थे वहां डिजिटल साइन के वहां आपको देखने को मिलेगी जारी दिनांक। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मूल निवास जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र में भी सेम यही है, उसकी जारी डेट और उसके जो क्रमांक यहाँ पर लिख दें और अपलोड आपको यहाँ पर करना है। अगर किसी अभ्यर्थी के कुछ समस्या थी शपथ पत्र वगैरह, तो वो आपको इसके साथ ही यहाँ पर अपलोड कर देना था, और अगर नहीं भी किया है तो कोई समस्या आपके होने वाली नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र में यहाँ पर देखिए आपके पंजीकरण संख्या जो है यहाँ पर बढ़ती है, और उसके अलावा देखिए आगे जो
स्लेश लगा के ईयर लिखा था तो वो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन में स्लेश लगाने का ऑप्शन नहीं था, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो देखिए आपको 2023 जो आगे था वो लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, और अगर आपने लिख दिया है तो कोई बात नहीं, आप उस स्लेश से पहले वाली संख्या जो है वो यहाँ पर फिलअप कर दें। अब उसके अलावा जारी क्रमांक जो है ये भर देंगे आप यहाँ पर। मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर किसी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और आपने विवाहित कर दिया था या गुम हो गया है, तो उस एवज में आपका शपथ पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना। अब अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसमें जारी क्रमांक कुछ थे ही नहीं, तो आपको 0000 भर देना है, और जारी डेट आपकी जो भी आपने गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाए वो वाली जारी डेट आप यहाँ पर भर दे। और गजेटेड ऑफिसर में फर्स्ट ग्रेड और डॉक्टर वगैरह जो भी गजेटेड ऑफिसर हैं जिनके सील साइन जो है वो मान्य है वो आप अवश्य करवा दें। यह अटेस्टेशन फॉर्म जो है पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर है। अब देखिए फीस की स्थिति आपको नोट सबमिट दिखाएगी। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर दें, अगर एडिट नहीं करना है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर ओके करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके 100 रुपये का जो है वो यहाँ पर चालान कट जाएगा, और इस तरह से आपको वो फीस रिसिप्ट जो है आपको संभाल कर रखनी है। और इस आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने एक प्रिंट दिखाई देगी, वो प्रिंट जो है आपको सेव कर लेनी है और आपके पास रखनी है। उसकी प्रिंट अवश्य आप निकलवा लें। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल में पीडीएफ ले लें, उसकी प्रिंट आप अवश्य निकलवा लें, क्योंकि आपको चेकलिस्ट के साथ वहां पर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो चेकलिस्ट को लेकर होने वाला है, और चेकलिस्ट के साथ में आपको आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है आय वाला और उसको कैसे भरना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।